नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज। कुछ नहीं, एक्चुअली 600 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज आज की क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ। 600 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यानी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, आप आईएआरआई का दे रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी का दे रहे हो, रेलवेज का दे रहे हो, ठीक है, आप सीयूईटी दे रहे हो, जिसके अंदर भी जनरल साइंस आएगी ना, उन सभी के लिए ये 600 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पेपर का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इसमें डाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहेगी। तो इसकी एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों जगह पे इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स आप खुद टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है, देखिए। हिंदी मीडियम में रहेंगे क्वेश्चंस, तो इंग्लिश मीडियम में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, यानी कि जब हम एक यूटेंसिल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिंक मतलब जस्ता, बर्तन मतलब यूटेंसिल्स के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो क्या होता है। अब आगे सुन लो, ऑप्शन बढ़ा रही हूँ और फिर मतलब बता रही हूँ। बर्तन को ऋण ध्रुवन बनाया जाता है, यानी यूटेंसिल को ऋण ध्रुवन मतलब एनोड बनाया जाता है। क्या बर्तन एनोड होते हैं? यूटेंसिल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? शुद्ध जस्ते को धन ध्रुवन बनाया जाता है, यानी जिंक को कैथोड बनाया जाता है क्या? तीसरा ऑप्शन कह रहा है बर्तन को ऋण यानी यूटेंसिल को एनोड और शुद्ध जस्ते को धन यानी कि जिंक को कैथोड बनाया जाता है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि बर्तन को धन यानी बर्तन को कैथोड और जस्ते को ऋण यानी कि जो हमारा जिंक है उसे एनोड बनाया जाता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। इसे आप याद कर लो स्टूडेंट। देखो कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है पॉजिटिव रोड, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो। एनोड होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो हमेशा जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है ना, तो जिंक काम करता है किसका? एनोड का, यानी नेगेटिव चार्ज का। और जो बर्तन होता है वो काम करता है कैथोड का, यानी पॉजिटिव चार्ज का। क्लियर है? तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस क्या होती है स्टूडेंट्स? तो 18th ग्रुप के अंदर अक्रिय गैस बोलते हैं जिसे, इनर्ट गैस बोलते हैं जिसे, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, क्रिप्टोन, रेडोन, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी है नोबल गैसेस। तो इनमें से कौन सी वायु में नहीं होती, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है? तो आंसर जाएगा डी, रेडोन, क्योंकि रेडोन आर्टिफिशियली बनाई जाती है, स्पेशली बनाई जाती है, ये हमें नेचर में नहीं मिलती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई आइस क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राई आइस क्या है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। आई होप क्लियर है बिल्कुल। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, मैं पढ़ भी रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में, यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है? कौन सा विटामिन? तो याद रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के जरूरी होता है। और विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या नाम है विटामिन के का केमिकल? फाइलोक्विनोन। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमें सीधे सीधे केमिकल नाम बताओ, फाइलोक्विनोन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त के थक्के के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, यानी कि कौन सा एलिमेंट जरूरी है, तो याद रखिएगा हमारा कैल्शियम जो है वो जरूरी है रक्त के थक्के के लिए। अगर पूछ लिया जाए कौन सी कोशिका जरूरी है, तो प्लेटलेट नाम की कोशिका, यानी प्लेटलेट नाम की जो सेल है, पिंबाणु, ये जरूरी है रक्त के थक्के के लिए। और अगर पूछ लिया जाए कि रक्त के थक्के के लिए कौन से प्रोटीन जरूरी है, तो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। कौन बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता? तो हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन है जो कि यकृत यानी लीवर द्वारा बनाया जाता है। काफी कुछ बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको विटामिन ए दिख रहा है ऑप्शन में, तो विटामिन ए के बारे में भी कुछ बता देते हैं। विटामिन ए क्या होता है स्टूडेंट? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। और ये आंखों के लिए आवश्यक होता है, गाजर में सबसे ज्यादा होता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, अश्रु शुष्क हो जाती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया। त्वचा भी सूखी पड़ जाती है, डर्मेटोसिस हो जाता है। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये हमारी इसकी कमी से स्कर्वी का रोग हो जाता है, जबड़ों से खून आने लग जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को, ये हमारा ब्यूटी विटामिन है, यानी सुंदरता का हार्मोन है।
ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी जरूरी है, यानी कि अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो मेल स्टेराइल हो जाता है, यानी मेल नपुंसक हो जाता है, और फीमेल भी इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कभी मां नहीं बन पाती है। ठीक है, तो विटामिन ई बहुत जरूरी क्या हो गया, विटामिन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन आप जानते हो, हमने कुछ हार्मोन्स देखे हुए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? आरएनए। आरएनए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है। इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ऑप्शन डी क्या दिख रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो विटामिन सी होता है, तो आंसर जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय से यानी कि पेनक्रियास से निकलता है। किससे निकलता है? पेनक्रियास से। और ये बॉडी में चीनी की मात्रा को यानी शुगर की क्वांटिटी को बैलेंस करता है। अगर बॉडी में चीनी ज्यादा हो जाए तो उसे कम करने का काम करता है इंसुलिन। अगर किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा तो उसे बीमारी हो जाती है डायबिटीज, यानी शुगर की बीमारी बोलते हैं जिसे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, विकास का कारण है, रीजन ऑफ डेवलपमेंट। अगर दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि फॉसिल पदार्थ की वजह से, फॉसिल फ्यूल की वजह से? बिल्कुल नहीं। जीने के लिए संघर्ष, क्योंकि हम जीना चाहते हैं इसीलिए हम डेवलप कर रहे हैं? नहीं। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से? बिल्कुल सही। आज की जनरेशन में कुछ है, आने वाली जनरेशन में कुछ होगा। जैसे कि पुरानी जनरेशन जो थी झुक के चलती थी, लेकिन उन्हें पता लगा कि धीरे धीरे हमें जरूरत है सीधा चलने की, तो बॉडी सीधी होने लगी। तो क्या हो रहा है, आने वाली जनरेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन यानी चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ही कारण है किसका? डेवलपमेंट का। और वंशागति भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, वंशागति भी नहीं होगा, मतलब एक कारण नहीं है ये। बाकी तीनों ऑप्शन ये हो सकता है कि यस जीने की वजह से ये होता है, लेकिन कारण नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें होती है? पौधों में, हरी पत्तियों में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक भार 24 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, जो पत्तों को हरा रंग देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो किसकी कमी होगी, तो आप बोलोगे पत्तों का पीले पड़ने का कारण है मैग्नीशियम की कमी। क्लियर है? ये चीजें याद रखनी होती है, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। लोहा कहाँ होता है स्टूडेंट? तो लोहा जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है लाल रंग के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को लाल रंग देता है लोहा। जस्ता और कोबाल्ट के बारे में आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या होती है वेस्टिजियल ऑर्गन? ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जो कि पहले काम आते थे अब कोई काम नहीं आते इसलिए गायब होने लगे हैं, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो निक्टिटेटिंग पर्दा यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है उसे बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, दुनिया में गायब होती जा रही है। ठीक है, तो ये तो है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। कर्णपाली की कर्नाद मांसपेशियां, एक्चुअली इसको बोलेंगे पिन्ना। ये जो पिन्ना है ना, ये भी क्या है? ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। आंसर जाएगा सामने वाले चपटे दांत यानी कि कृंतक। देखो ये होते हैं इंसीजर, फिर होते हैं कैनाइन। ठीक है, रत्नक और कृंतक ये बहुत ज्यादा जरूरी दांत होते हैं, ये गायब नहीं होते, तो ये इसका आंसर जाएगा। ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये जरूरी होते हैं, ये मनुष्य में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59, शक्करों में सबसे मीठी है कौन सी चीनी? सबसे मीठी है भाई, तो सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज। कौन सी चीनी होती है सबसे मीठी? फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज हो गई, सुक्रोज हो गई, लैक्टोज हो गई, ये सबसे मीठी नहीं होती, सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। इसके अलावा आपको ग्लूकोज दिख रही है, ग्लूकोज की खास बात क्या है? ग्लूकोज की खास बात ये है कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, यानी आपातकालीन ऊर्जा देती है। बॉडी थकी हुई है, ग्लूकोज पियो और तरोताजा हो जाओ। ठीक है, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज होती है जो शुगर केन में यानी गन्ने में मिलती है। ठीक है, वो सुक्रोज हो गई। और सुक्रोज जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है। जब एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज दोनों हाथ मिला लेते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो बनती है सुक्रोज। और लैक्टोज क्या है? लैक्टोज जो होती है वो दूध की चीनी होती है। किसमें होती है? दूध में होती है, यानी मिल्क में होती है। और लैक्टोज कैसे बनती है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। याद है ना,
चलिए डाइसैकेराइड है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? एरोप्लेन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो याद रखिएगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का डिस्कवर किया था, तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस याद रखना है एरोप्लेन की डिस्कवरी राइट ब्रदर्स। टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? चलिए इसमें मुझे थोड़ी डिटेल में बात करनी है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसने पूछा है कि 4 ऑप्शन है, ये बताओ नेगेटिव चार्ज वाला कौन होता है? ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश वाला। तो एक्स किरणें, पहले तो एक्स किरणें पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे 0 चार्ज होता है, शून्य चार्ज होता है। एक्स किरणें जो होती है, जो एक्स किरणें यानी एक्सरे होती हैं, ये जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है, यानी कि ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिख रही है अल्फा किरण। अल्फा किरण होती है स्टूडेंट हीलियम +2 की किरणें। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? तो आपको दिख रहा है +2, यानी कि ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, अल्फा किरणें भी नहीं होगी। बीटा किरणें, बीटा किरणें होती है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जैसी, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, बिल्कुल वैसी ही बीटा किरणें होती है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बीटा रे इज द राइट आंसर। गामा किरण क्या होती है? तो अगेन गामा किरण बिल्कुल एक्सरे जैसी ही होती है, तो ये भी 0 यानी शून्य चार्ज वाली होती है। तो पॉजिटिव कौन हुई? अल्फा, और नेगेटिव कौन हुई? बीटा। अब ध्यान से सुनिए, हमारी दुनिया में रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट है जो पड़े पड़े ना, बैठे टिक्के नहीं बैठे रहते, वो ना टूटते रहते हैं, खुद टूट टूट के अपने अंदर से अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण फेंकते हैं। दोबारा सुनो, कुछ तत्व अपने अंदर से टूट टूट कर अल्फा, बीटा और गामा किरण फेंकते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। लेड के बाद यानी पीबी यानी एटॉमिक नंबर 82 के बाद वाले तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर है? क्या निकालते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा किरण हीलियम +2 जैसी होती है, बीटा किरण इलेक्ट्रॉन जैसी होती है और गामा किरण एक्सरे जैसी होती है, 0 आवेश वाली। क्लियर है? इतनी बात याद रखोगे, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में 2 कंसेक्यूटिव, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए क्रेस्ट क्या होती है, ट्रफ क्या होती है। चलो देखते हैं। ये एक हमारी वेव है, ठीक है, ये हमारी क्या है? वेव है। तो इस ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट यानी कि श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और नीचे वालों को बोलते हैं गर्त, ट्रफ। ठीक है, नीचे वाली क्या है? गर्त, और ऊपर वाली क्या है? श्रृंग। तो ये देखो, 2 क्रेस्ट के बीच की यानी 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? या फिर 2 ट्रफ के बीच में की यानी कि 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे लैम्डा से लिखते हैं और इसे बोलते हैं वेवलेंथ। हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। याद रखोगे, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको आयाम दिख रहा है, कोई पूछ ले कि भाई आयाम क्या चीज है, तो किसी श्रृंग की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, या किसी गर्त की गहराई, हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। याद रखोगे, ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, ये तो है एम्पलीट्यूड, और दूर कितना गया, नीचे से भी ऊपर से भी, ये होता है क्या? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। आवृत्ति यानी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं 1 मिनट में ना 15 वर्ड बोलती हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी है 15 वर्ड्स पर मिनट। इसी तरीके से 1 मिनट में कितनी वेव चलती है? ये एक वेव है, देखो ये वाली एक वेव है, ये जो मैंने बनाई ब्लू कलर से, ये एक वेव है। ये ऐसी वेव 1 मिनट में कितनी जा रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास आता है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, संवेग क्या होता है? मोमेंटम। संवेग होता है मोमेंटम, और मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। अब मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किया, मतलब ये तो बुक में लिखा हुआ था, मैंने गूगल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किया, तो उसने बोला कि ये क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और
के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो संवेग यानी मोमेंटम, जिसे P से लिखते हैं, P लिख देती हूँ मैं, डिवाइड बाय V बराबर क्या होता है? M होता है। तो आंसर जाएगा द्रव्यमान। आंसर जाएगा द्रव्यमान। क्या याद रख लोगे? अगर पूछ लिया जाता संवेग क्या है तो आप बोलते द्रव्यमान गुना वेग, यानी मास इनटू वेलोसिटी संवेग होता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि मोमेंटम डिवाइड बाय वेग क्या है तो आप बोलोगे मास है। मोमेंटम डिवाइड बाय मास क्या है तो आप बोलोगे वेग है। समझ रहे हो ना बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बल गुणनफल है यानी फोर्स इज, फोर्स किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? तो F बराबर होता है ma, m यानी मास यानी द्रव्यमान और a यानी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो देख लो भाई कहां पर है? तो द्रव्यमान और त्वरण है ऑप्शन बी में। तो आंसर चला गया ऑप्शन बी। ये किसने दिया था स्टूडेंट? तो न्यूटन का दूसरा लॉ हमें बल का सूत्र देता है। न्यूटन का पहला लॉ हमें बल की परिभाषा देता है यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और न्यूटन का दूसरा लॉ हमें बल का सूत्र देता है यानी कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और तीसरा लॉ प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स देता है यानी बल के गुण बताता है कि आप मारोगे तो आपको भी मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो सदिश, सदिश मतलब दिशा के साथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो और दिशा भी चाहिए हो, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो देखो विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अगर आप आगे जाते हो 10 किलोमीटर तो आप प्लस 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करिए आपने। अगर आप पीछे जाते हो आपने माइनस 10 करी है, यानी डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर करती है? आपके डायरेक्शन पर निर्भर करती है। आप 10 आगे गए और 10 ही पीछे आ गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि आप चले ही नहीं। ठीक है, विस्थापन कहेगा कि आप चले ही नहीं। विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी आपकी शुरुआत और अंतिम पॉइंट पर, उसकी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अगर आप 10 किलोमीटर आगे गए और 10 किलोमीटर पीछे आ गए, आपके हिसाब से तो आप 20 किलोमीटर चले, आपकी दूरी क्या है? 20, लेकिन विस्थापन 0 होगा, 0 होगा। तो विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी विस्थापन बाय समय। अगर विस्थापन ही वेक्टर है तो वेलोसिटी भी तो वेक्टर होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बल, बल क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक डब्बा पड़ा है, मैं उसको यहाँ से बल लगा रही हूँ तो वो इस तरफ जाएगा। अगर मैं वहां से बल लगाऊंगी तो वो इस तरफ आएगा, है ना। और मैं यहाँ से भी लगा रही हूँ, कोई यहाँ से भी लगा रहा है तो वो हिलेगा ही नहीं। यानी बल भी निर्भर करता है आपकी दिशा पे, आप किस दिशा में बल लगा रहे हो। तो बल भी वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा आता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। क्यों? मैंने आपको बोला आपके पास 2 लीटर पानी है, आप सीधा जा रहे हो आपका पानी 2 लीटर रहेगा, आप इस तरफ जा रहे हो 2 लीटर रहेगा, इस तरफ जा रहे हो 2 लीटर रहेगा, नीचे जा रहे हो 2 लीटर रहेगा, पानी तो 2 लीटर रहेगा ना, यानी आयतन तो नहीं बदल रहा ना। तो आंसर जाएगा वॉल्यूम इज द राइट आंसर। वॉल्यूम क्या है? एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन। आप जा रहे थे, शुरू किया आपने u स्पीड से और फिर जाते जाते आपकी v हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बाद में क्या हुई? v। शुरुआत में क्या थी? u डिवाइड बाय समय। ये होता है आपका एक्सेलरेशन। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी इज द एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। फाइनल यानी अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम यानी समय। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? यानी कि SF6। इसका अणु का आकार क्या होगा? तो देखो S जो होता है वो इस तरीके से होता है, 4 ऐसे और 2 ऊपर नीचे की तरफ, यानी कि आगे पीछे होता है एक्चुअली। तो ये अष्टफलकीय होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल होता है। याद रख लेना, ये SF6 की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी कि अष्टफलकीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व X की बाहरतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक तत्व है जिसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक कौन सा होगा? आप जानते हो हाइड्रोजन की आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो सीधा करो, X लिखो, H लिखो, X के नीचे 4 लिख दो, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख दो। तो X के पैर में 1 चला जाएगा, यानी X अकेला पड़ा रह जाएगा, और H के पैर में 4 चला जाएगा, यानी XH
4 बन जाएगा। और एग्जांपल कौन है? CH4। सीधा सोचो, 4 किसके आखिरी कक्ष में होते हैं? कार्बन के होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन मिलके CH4 बनाते हैं। आंसर जाएगा आपके पास XH4 यानी कि ऑप्शन डी। ये आपको XH2 बोल रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, ये X4H बोल रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये X4H2 बोल रहा है ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य पूर्ण धर्म क्या होता है? यानी कि थर्ड और फोर्थ ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, उसकी ऑक्साइड कैसी होती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। पता क्या है, ये मेंडलीव की टेबल की बात भी नहीं कर रहा है, ये मोजरी की टेबल की बात नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, ठीक है। याद रखिएगा, पता है ये बोलना चाहता है तीसरे और चौथे, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है 13वें और 14वें समूह का। तो अगर 13th और 14th समूह पूछ लेना तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको याद करवा रही हूँ, 13th एंड 14th जो ग्रुप होते हैं उनकी ऑक्साइड होती है एम्फोटेरिक। क्या होती है? एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी। इसका मतलब है वो एसिड भी होती है और बेस भी होती है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक एंड एसिडिक, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। अब देख रहे हो आप, हिंदी में इंग्लिश लिखी हुई है, बेसिक और एसिडिक लिखी हुई है। अब आप बोलोगे मैम एसिडिक क्या होता है? हिंदी वाले बोलेंगे आपने तो अमल पढ़ाया था, इसलिए कहती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 क्या है? प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान बताओ। तो द्रव्यमान क्या होता है? एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 2, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, एटॉमिक मास कितना आ गया? 4। बस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पता है ना आप लोगों को ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संकरण धातु तत्वों के लिए होता है? यानी कि मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपने देखा है कि मेटल जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी आखिरी कक्ष में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 या 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 8। 2 8 किसका होता है? नोबल गैस का। और नोबल गैस क्या होती है? नॉन मेटल, तो ये तो होगा नहीं। 2 8 7 दिख रहा है, यानी ये तो 1 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और छीनने वाला नॉन मेटल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है 2 8 8, अगेन 8 आ गया आखिरी कक्ष में, तो ये भी नोबल गैस हो गई, ये भी नॉन मेटल हो गई। इसमें दिख रहा है 2 8 8 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा। आंसर जाएगा यही। और ये किसकी होती है? 8 8 16 17 18 19 20, यानी ये कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम, ठीक है। 2 8 7 क्या है? ये 17, यानी कि ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। 2 8 यानी कि ये नियोन है, और 2 8 8 यानी कि ये आर्गन है। तो सीधी सी बात होगी, कौन है मेटल? कैल्शियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, कैल्शियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई? तो फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि अंडवाहिका के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर। ऑप्शन आ गया बी। कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कैसे? देखो ये जो है ये यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी से आता है एग, यहाँ पर मेट करता है, और यहाँ पर जब शुक्राणु आता है तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाती है। ये क्या होती है? ये होती है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिनी। ये क्या होता है? यूट्रस, यानी कि क्या होता है? जहाँ पर 9 मंथ तक बच्चे की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे की ग्रोथ होती है 9 महीने तक यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए करने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो कौन निकलवाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से कौन निकलता है? TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो कि थायराइड को कहता है काम कर, ठीक है। हमारी शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी। वही बाकी सबको इशारा देती है कि तुम्हें काम करना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि बोलती है थायराइड ग्रंथि को कि अपने अंदर से हार्मोन निकाल, यानी थायरोक्सिन निकाल। तो कौन स्टिमुलेट कर रहा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी के साथ आज की क्वेश्चन सीरीज को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।